गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। वेलकम संकल्प परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करने हम जा रहे हैं वर्ण विचार एवं संधि। आप पहले पढ़े थे वर्ण विचार के बारे में, अर्थात वर्ण की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी, वर्ण को कितने भागों में रखा गया है, वर्ण का उच्चारण स्थान पढ़े थे। उसके बाद ये भी देखे थे कि वर्णों के द्वारा किस तरह से शब्द का निर्माण होता है। और आप ये भी देखे थे संधि का कुछ स्टेप आगे भी बढ़े थे, जैसे स्वर संधि था। स्वर संधि के 5 प्रकार: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयाधि संधि। ये आप सभी को याद है और हमने बताए भी थे कि तुमको आप सबको क्या क्या याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आप सब क्या पढ़े हैं। आप सबको याद है संधि में हमने बताए थे दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो अर्थात नए आकार आए उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। आपको हमने ये भी बताए थे संधि के कितने प्रकार होती है, याद है आप सबको? बिल्कुल। क्या है? संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। संधि के कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। कौन कौन सा? स्वर संधि, ये पढ़े थे आपने? बिल्कुल सही बात। उसके बाद व्यंजन संधि, बिल्कुल। उसके बाद विसर्ग संधि। इन सबको पढ़े थे आप? नहीं पढ़े थे? कहां तक हुआ था अगले क्लास में? स्वर संधि आपने पढ़े थे? बिल्कुल 5 प्रकार के पढ़े थे आपने। एक था दीर्घ स्वर संधि, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। ये पांचों जो संधि के बारे में विशेष चर्चा किए थे हमने ये भी बताया था दीर्घ संधि में कौन कौन से वर्ण का निर्माण होता था। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री। क्या ये सही बताए थे हमने? गुण संधि में भी बोले थे 3 होता है। एक होता है ए, ओ, अर, बताए थे ना जी? हाँ, महर्षि लिखने के लिए। वृद्धि में बताए थे
नायक, नयनम, नायकः, संस्कृत है ना, संस्कृत में म में हलंत और विसर्ग बहुत योगदान रहता है। और पवित्र, बिल्कुल पवित्रा की संधि विच्छेद कर सकते हैं। हाँ, ये सभी आपको हमने बताए थे। तो हम पहले पूछेंगे आपसे कि बताइए भावार्थ में कौन सी संधि है। बिल्कुल करेक्ट जवाब है, कमेंट करके बताइएगा आप सभी जो ऑनलाइन देखते हैं। पुस्तकालय, पुस्तकालय में कौन सा, दीर्घ, बिल्कुल सही बात, क्योंकि आर है। महेंद्र में ये भी दीर्घ, बिल्कुल करेक्ट बात। ऊर्जा, ऊर्जा में कौन सा बता दो, कौन सा, क्या, दीर्घ ही है जी, क्या है, दीर्घ। देवेंद्र, ए किसमें बनता है, जल्दी से बताओ। ए देखो, ये मत सुनना, ओ को तोड़ना नहीं है, क्योंकि ओ तोड़ोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बता तो तुम ही। यहाँ भी दे है, यहाँ वो है, ये तो नहीं होगा, होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको लग रहा है यार नहीं। कौन संधि, कौन सा संधि, गुण है, कौन सा, गुण। ये शीतोष्ण, ओ किसमें आता है, गुण में, बिल्कुल सही बात। महर्षि, गुण में, बिल्कुल सही बात। एकैक, वृद्धि, बिल्कुल सही बात। और गंगोद, वृद्धि, बिल्कुल सही बात। व्यूह, आधा को युवक के पहले है ना वर्ण, क्या हुआ, यन, बिल्कुल सही बात। नद्यमा, क्या है, क्या होगा, यन संधि। स्वागत, यन, बिल्कुल सही बात। नयनम, अयादि, बिल्कुल। नायक, अयादि। पवित्र, अयादि, बिल्कुल करेक्ट। तो आप सबको इतना सभी याद था नहीं। इसका तो संधि विच्छेद भी आप कर सकते हैं। भाव अर्थ हमने बताया कि इसका अर्थ, दोनों का अर्थ होना चाहिए संधि विच्छेद में, बिल्कुल सही। संधि विच्छेद में क्या है कि जैसे भाव अर्थ को तोड़ेंगे तो क्या, यहाँ ये देखिए, यहाँ भाव है ना, भावार्थ। अब ये आप ही भी बनता है ना अयादि संधि में, आपने गलती नहीं की है, लेकिन बात सही है, आप ही बनता है कि नहीं बनता है। अब यहां पे हम लिख सकते हैं ना जी, जैसे भाव जोड़ अर्थ लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। जैसे भाव का क्या होता है, भाव होता है ना, औ का व अर्थ, भाव अर्थ नहीं हो सकता है। बता दो कौन कौन इससे सहमत है कि यह अयादि संधि है। कोई नहीं, क्यों, अरे भाव मीन्स क्या होता है, भाव, अच्छा भाव अर्थ में, ओह मतलब भाव जो अर्थ, अर्थ का अर्थ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। हाँ तब तो आप पकड़े हैं, अर्थात भाव जोड़ अर्थ होता है। क्या होता है, भाव जोड़ अर्थ, अच्छा जिसका अर्थ हो भाव अर्थ, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे हमने, आप क्लास करते हैं आगे, ठीक है। संधि में एक तो संधि आपने स्वर संधि जान गए थे, व्यंजन संधि बचा हुआ था। तो व्यंजन संधि को किस आधार पर पढ़ते हैं, है कि नहीं। व्यंजन संधि क्या होती है, आपके एग्जाम में तो बहुत आसान सवाल पूछा जाता है, जैसे पूछ देता है जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद करे या जगन्नाथ दे दिया जाता है, उसको मिलान चिन्ह चुनना होता है, क्या होता है, चुनना। तो बच्चे को पता नहीं था कि हम संधि को किस तरह से चुन सकते हैं, ठीक है। हमने बताए थे भावार्थ के आधार पर इन दोनों का अर्थ होना चाहिए, तभी संधि संभव है। तो पहला हम एक व्यंजन संधि लिखते हैं, क्या लिखते हैं, व्यंजन संधि। अच्छा व्यंजन संधि जब हमने लिखे तो किनको किनको मन में आया कि हम व्यंजन संधि जानते हैं। आप सभी जानते हैं इसका परिभाषा क्या होती है, बोलो परिभाषा क्या होती है। वैसा वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से, क्या, ये तो नहीं, ये तो व्यंजन वर्ण हो गया ना। व्यंजन संधि वैसा संधि जिसमें व्यंजन वर्ण भी भाग ले, वैसा संधि जिसमें व्यंजन वर्ण भाग ले। व्यंजन वर्ण के साथ साथ कौन, स्वर वर्ण भी जा सकता है, बिल्कुल सही बात। स्वर वर्ण में हमने ये देखे थे सिर्फ स्वर वर्ण था, क्या था, स्वर वर्ण। जैसे अ हो सकता है, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे वर्ण आ सकता है स्वर संधि में। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है, सभी स्वर भी आ सकता है, लेकिन व्यंजन होना अनिवार्य है। क्या होना, व्यंजन। यदि व्यंजन एक भी नहीं होगा तो व्यंजन संधि नहीं, स्वर संधि हो जाएगा, क्योंकि सभी स्वर आ जाएगा, स्वर संधि होगा ना। हाँ
तो व्यंजन संधि किसे कहते हैं? जिसमें व्यंजन, वैसा संधि जिसमें व्यंजन वर्ण भाग ले। अब व्यंजन वर्ण भाग कैसे लेगा? आपको तो पता है कि हर एक व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से ही कार्य करता है ना। इसमें क छिपा हुआ है ना, ये तो पहले आएगा नहीं, आएगा पहले तो आएगा नहीं क, तो कुछ है जो आता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्ण आगे नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा। तो अब ये जो है क में हलंत लगेगा तभी ना होगा, क में हल लगेगा तभी ना ये स्वर वर्ण से मुक्त होगा। जब स्वर वर्ण से मुक्त होगा तब इसका संधि होगा ना, उसे व्यंजन संधि कहेंगे। नहीं तो ये क के साथ जुड़ गया तो ये तो क ही हो गया, क यानी अ के साथ जुड़ रहा है जी। अरे का कहां ध्यान है, क्या गप करते रहते हो, क्लास क्या करो सही से, ठीक है। मन स्थिर नहीं रहता है, क्यों? नहीं, मजाक नहीं। देखो व्यंजन संधि आप समझ में आया? तो व्यंजन संधि को एक सूत्र हम लिखते हैं आपको सामने। एक कहता है, इसको क्या कहते हैं? झलो, झलो कहते हैं ना, झलो जैसे अंते, जैसे अंते। ये झलो जैसे अंते क्या होता है? अंते, ये संस्कृत में एक और आता है इस प्रकार से, ठीक है, इस तरह से, ठीक, वही वो है। झलो जैसे अंते का मतलब होता है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ स्वर वर्ण या वर्ग के तृतीय वर्ण आता है तो उसका क्या हो जाता है? बोलो जी। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ स्वर वर्ण तृतीय चतुर्थ या य र ल व रहे तो प्रथम वर्ग में उसी वर्ग का क्या हो जाता है? तृतीय हो जाता है। क्या हो जाता है? तृतीय। अब ये क्या है जरा समझिएगा। किसी वर्ग आपने पढ़े थे वर्ण परिचय, जिसको वर्ण परिचय याद नहीं है वो उसको समझ में नहीं आएगा। वर्ग मतलब स्पर्श वर्ण में जितने भी संख्या वर्ण आते हैं, जैसे क च ट त प, कहता है किसी भी वर्ग का पहला अक्षर अर्थात प्रथम वर्ण के साथ, प्रथम वर्ण के साथ किसी वर्ग के प्रथम वर्ण, कौन सा वर्ण? प्रथम वर्ण के साथ, लिख लीजिएगा, प्रथम वर्ण के साथ क्या आता है? स्वर वर्ण, स्वर वर्ण वर्ग का तृतीय या चतुर्थ, ठीक, तृतीय या चतुर्थ वर्ण या य र ल व हो, बिल्कुल हो, तो क्या हो जाता है? तो वर्ग के प्रथम वर्ण मध्यमा हो जाता है, यानी वर्ग के प्रथम वर्ण उसी वर्ग के मध्यम वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? मध्यम मतलब तृतीय, याद रहेगा ना, मध्यम वर्ण हो जाता है, मध्यम वर्ण हो जाता है। समझ आया जी? ये सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एग्जाम ये सूत्र नहीं पूछता, लेकिन हमने बता दिए झलो जसांते किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ स्वर वर्ग के तृतीय या चतुर्थ या य र ल व हो जुड़े तो वह वर्ग के प्रथम वर्ण उसी वर्ग के मध्यम वर्ण हो जाते हैं। जैसे बोलो तो, ये क्या है? जगत जो हला नहीं, ये क्या है? जगत जो ईसा क्या होगा बताइए तो? जगत जो ईसा का जगदीशा, बिल्कुल करेक्ट। आप समझ रहे हैं भाषा को, अर्थात तो का मध्यमा दो आता है ना, जगदीशा, सही बात है।
यदि आप संधि सही से सीखते हैं तो शुद्ध वर्ण भी लिखने में आपको शुद्ध शब्द लिखने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। ठीक है, तो आप समझ गए। उसके बाद दिक जोड़ गज क्या होगा, बोलो, दिक जोड़ गज क्या होगा, दिक जोड़ गजह, जिसका, नहीं, जो गज, गज मतलब हाथी होता है ना, जो गज अर्थात जो हाथी आसमान की भांति है उसे क्या कहते हैं, दिग्गज। आसमान की भांति मतलब बहुत ऊंचा, बड़ा, विशाल, उसे क्या कह सकते हैं, दिग्गज। आधा ग होगा कि नहीं होगा, ग ग ज विसर्ग, है ना, यानी दिग्गज। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। अजोर जनता क्या होगा, क्या होगा, बताइए जल्दी से, अच जोर जनतः, जनता में क्या होता है, अच जोर जनता क्या होगा, अजंता। और बोलो, बोलो, सत्यजोर बुद्धि। चलो ठीक है, सत्यजोर बुद्धि क्या होगा, जल्दी से बताओ। हाँ जी, तुम बताओ, तुम ही बोलो, क्या है, सद्बुद्धि। हाँ, सद बुद्धि, बिल्कुल करेक्ट। तो इस प्रकार आप एक वर्ग को समझ गए, यानी किसी वर्ग का प्रथमा 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 रहे तो उसके साथ कौन वर्ग, स्वर वर्ण, या तृतीय चतुर्थ आए, उसी वर्ग का क्या हो जाता है, पंचमा अक्षर, तृतीय अक्षर क्या होता है, तृतीय अक्षर। हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक नंबर फिक्स है, इंटर वाले के लिए भी 3 नंबर। और अच्छा चलो ठीक है, एक और बता देते हैं, क्या है, अब जोर जो क्या होगा, अभी तुरंत बताया है ना, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के साथ वर्ग के तृतीय या चतुर्थ जुड़े तो क्या हो जाएगा, इस वर्ग का मध्यमा अक्षर अर्थात अब जो हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा जी, होगा मुझे, संधि समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। चलो, अब आगे जो है सूत्र कहता है यरो, आगे का सूत्र क्या होता है, यरो अनुनासिके, ये समझते हो, यरो अनुनासिके क्या होता है, यरो अनुनासिके, इसका मतलब होता है यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए। अब पंचम वर्ण तो आपको पता है किसी वर्ग का पंचमा ही होगा, जैसे चौथा वाला न, चौथा वाला न, पौखा वाला इ म, और चौथा वाला इ और चौथा अंग वाला कौखा वाला अंग, यदि आए तो क्या हो जाएगा, यदि पंचमा वर्ग। इसमें कहता है यदि, लिख दें, लिख दें, यदि वर्ग के या वर्ग के या किसी वर्ग के, ठीक है, वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद क्या आए, पंचमा अक्षर, बाद पंचमा अक्षर आए तो प्रथम वर्ण क्या हो जाता है, प्रथम वर्ण पंचमा वर्ण में बदल जाता है, पंचमा वर्ण में बदल जाता है, ठीक है, पंचमा वर्ण में बदल जाता है। जैसे बोलो तो अब देखो, जगत जोर नाथ क्या होगा जी, जल्दी से करके दिखा, बोलो जल्दी, क्या होगा,
जगत जो नाथ क्या होगा? जगन्नाथ, बिल्कुल जगन्नाथ होगा। क्या होगा? जगन्नाथ। अभी आप देख रहे थे ना कि किसी वर्ग के पहले वर्ण रहे, उसके बाद स्वर वर्ण योरल वो और क्या रहे? वर्ग का तृतीय या चतुर्थ। लेकिन यहाँ क्या रहा है? पश्चिमा। क्या रहा है? पश्चिमा। तो पश्चिमा भाई क्या कर रहा है? पश्चिमी बना रहा है। पश्चिमी बना रहा है ना? बना नहीं रहा? बिल्कुल। अब उसी प्रकार हम लिख दे यहाँ पे वा जोड़ मैं, पंचमा अक्षर है मैं लिख दे। क्या होगा? बोलो जल्दी से। वा गम में ना? वाह, बिल्कुल करेक्ट। तुम तो समझदार हो, याद रखते हो ना? आगे बताएं इसमें कि एग्जांपल्स दे दे। और अब जोड़ में क्या होगा? पुलक जी, अब जोड़ में क्या होगा? अब मैं, चलो ठीक है। इसको हम कर देते हैं ऊपर। क्या आवाज है इधर? अल्लाह मचा रखे हो। देखो, अब जो अगला क्वेश्चन अथी लिखाएंगे वो है समसृष्टि। समसृष्टि समझते हो आप सब? क्या होता है बताओ तो जल्दी से। समझो सुटी, समझो सुटी। समझो सुटी का मतलब क्या होता है? बोलो जल्दी से। ये समझो सुटी जो है कहता है कि यदि क्या, यदि सम के बाद, सम सुटी का मतलब सम के बाद क्या है? क्री धातु। अब धातु ये कहां से आ गया भाई? आप तो धातु तो पढ़े नहीं, अभी तो वर्ण ही जान रहे थे। क्री धातु समझते हो? क्री मतलब करना, क्री मतलब करना। अब करने के आधार में कोई भी आ जाए, जैसे आप जानते हैं ना क्री मतलब करना। जैसे समझो कृत, समझो कृत लिख देते हैं। समझो कृत क्या होगा? आप सभी इसका आंसर जानते हैं, क्या होता है? सन स क्री। अर्थात इनसे आपको पता चल रहा है ना, यदि सम के बाद क्री धातु आता है तो म अनुस्वर बन जाता है और स्व का क्या होता है? आगमन। स्व का क्या होता है? आगमन। इसी को हम लोग जादू कहते हैं। क्या कहते हैं? जादू। जादू नहीं कहते? अरे देखो तो, अभी तुरंत सम था, कृत था, अब यहां हमने सम को आंसर में बदल दिया, लेकिन स्व आ गया, इसी को तो जादू कहते हैं ना। मंत्र यही है, अचानक से स्व आ गया नहीं बिल्कुल। चलो अगला क्या है? समझो, बोलो तो। कार। अच्छा, क का वर्ण। अच्छा ये क्या होगा? क्या? संस्कार। वाह, संस्कृत का आपने संधि विच्छेद कर लिए। समझो कृत, वह पुस्तक है जो समान कार्य करने के लिए सिखाते हैं, उसे संस्कृत कहते हैं। सम मतलब सब बराबर होता है ना, समान। कृत मतलब कार्य, जो समान कार्य सिखाए उसे क्या कहेंगे? संस्कृत कहेंगे। और संस्कार क्या है? वह कार्य जो सबको समान आकार में ला दे। समान आकार से आप पढ़ाई करोगे तो सब बराबर नंबर से पास होगे कि नहीं होगे? बिल्कुल सही बात है। नियम है, संस्कार वही है कि किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए जो सबके बराबर आएंगे, किस तरह से हमको खाना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए कि एग्जाम की पूर्ण रूप से प्रिपेयर हो जाएंगे। आप सब करते कहां हो? तो आप समझ गए, समसृष्टि का मतलब होता है म का अनुस्वर हो जाना और स्व का आगमन। देख लिए ना एग्जाम्पल, ज्यादा इसमें विशेष है नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वा पदान्तस्य, क्या कहते हैं? पदान्तस्य। अब ये वा पदान्तस्य क्या है? यदि म के बाद
क्या है, यदि म के बाद कोई भी अस्पर्श वर्ण आए तो म का क्या हो जाता है, अनुस्वार। किसके आधार पे, पंचमा अक्षर के आधार पे। आप सही पढ़े थे शब्द लिखने के लिए, नहीं पढ़े थे? अरे पढ़े थे। क्या हो जाता है, वह पदांतस्य का मतलब होता है यदि म के बाद, यदि म के बाद, जैसे ये म है ना, म के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण क्या आया, स्पर्श। स्पर्श मतलब क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ, ये सभी क्या है, हमारा स्पर्श वर्ण है ना। यदि म के बाद कोई भी स्पर्श वर्ण आए तो म का क्या हो जाता है, अनुस्वार होता है। लेकिन किस वर्ग का, उसी वर्ग का पंचमा अक्षर भी हो जाता है जिसका स्पर्श वर्ण रहेगा, है कि नहीं। जैसे, जैसे बोलो जल्दी से बोलो तो, अहम, जोर, कार, क्या होगा, अहंकार, जो अपने आकार में खो जाए। अहम मतलब मैं, कार मतलब अपना आकार, वही ना होगा, जो अपने कार में खो जाए, अपने आकार में खो जाए, उसी को अहंकार कहते हैं। अपने कार में खो जाए, हम अपने से मतलब रखते हैं। जैसे तुम सब अहंकार में डूबे रहते हो, किसी को बताना नहीं है एग्जाम में, बिल्कुल नहीं बताना है, लेकिन अहंकार भी तो नहीं करना है, क्योंकि संस्कृत तो वो अहंकार नहीं सिखाती है ना, ठीक है। तो क्या सिखाती है, अहम आकार, अहंकार होता है, अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना, खुद में नहीं रहना चाहिए ना, किसी दूसरे की भी सहायता लेना चाहिए। बिल्कुल लेगा सहायता तुम सब, जैसे हमारे ले रहे हो ना। एग्जाम की बात छोड़ दो, तो क्या था हमारे, चलो बता दो। और समझो लाभ क्या होगा, समझो लाभ क्या होगा, संलाप, बिल्कुल संलाप। उसके बाद बोलो, बोलो राजा, राजा नहीं है कि किसी का नाम राजा नहीं है, अरे है ना, तो ऑनलाइन देखता होगा कोई ना कोई। अच्छा चलो, समझो से क्या होगा, सन से। देखिए हमने क्या बताया, यदि किसी भी वर्ण का, सॉरी, पदांत, पदांत से मतलब म के बाद कोई भी अस्पर्श वर्ण आए, अस्पर्श वर्ण आए तो क्या हो जाता है, अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार में परिवर्तन। और जब अनुस्वार में परिवर्तन हो जाए तो हमने देख लिया म, अहम, जो कार, अहंकार। लेकिन एक बात, ये पंचमा अक्षर का रूप बताता है, किसका, पंचमा अक्षर का रूप। जैसे जैसे पम जोर चम, क्या होगा, पंचम। और पंचम का शुद्ध होता है इस प्रकार से, संस्कृत में होता है ना, होता है कि नहीं जी। अर्थात ये पंचमा अक्षर जो है अनुस्वार किसके रूप में परिवर्तन हो गया, स्पर्श वर्ण के आधार पे। यह हो गया ना, जैसे कंकर हमने बताए थे, आपको हिंदी में बताए होंगे, कौन सा को क्या किस तरह से लिखते हैं, कंकर इस प्रकार से लिखते हैं ना, कर, है ना, कंकर नहीं होता है, हाँ इसी प्रकार से। तो कंकर, शंकर, इस तरह से हमने बताए थे क्या चीज, पंचमाक्षर। तो अब आया हमारा एक और शब्द जो हमने पदांत से को समझे, पदांत को समझने के बाद क्या आया हमारा, तोरली। तोरली किसको किसको पता है, तुम सबको पता है तोरली, बिल्कुल पता होना चाहिए। ये तोरली से आपको सबको समझ में आ रहा है। हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ही बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, क्योंकि व्यंजन संधि में बहुत आते हैं जो आप शब्दों से ही पहचान जाइएगा कि क्या होता है, बस आपको आना चाहिए। ये हमने जो 5-6 बता रहे हैं, ये अभ्यास यदि करते हैं तो वो भी आगे छूटेगा नहीं, ठीक है, पूरा नहीं बताएंगे। तोरली में क्या होता है, देखो यदि कोई भी, यानी तो के बाद लो आए तो लो का क्या होता है, आगमन होता है। क्या होता है, आगमन। जैसे उत, जोरलास,
क्या होता है? बोलो तो आप सभी जो लास्ट को जोड़ के बोलेंगे क्या होगा? उल्लास हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस यही संधि है। संधि कोई अलग चीज नहीं है। जो दो शब्द मिलाने के बाद जो एक शुद्ध शब्द का रूप ले रहा है वही संधि है। और जब हम शुद्ध बोलने की प्रयास करेंगे तो हमको संधि की सीखने की आवश्यकता नहीं, अपने आप हो जाता है। उल्लास, क्या उल्लास बोलेंगे? पहले ये क्या है? उल्लास शुद्ध होता है उल्लास, है कि नहीं? संकार है, संस्कार, संकृत, संस्कृत, शुद्ध हो रहा है ना? तो शुद्ध होना ही संधि है। क्या होता है? शुद्ध होना ही संधि। तो आपको हम 5 सूत्र बताए जो हमारे संधि संधि का व्यंजन संधि का पूर्ण था। ठीक है, अब संयोग संशय आप समझते हैं। जैसे अनुस्वर बंधन समजोर से का हमने आगे लिखे थे ना, समजोर से क्या हो जाता है? संशय। बिल्कुल, यानी मोह क्या होता है? अनुस्वर में परिवर्तन होता है। ये तो आप जानते हैं बचपन से ही, और इसे तो बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं था। तो अब व्यंजन संधि आप समझ गए ना? अब आता है आपके लिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में तो कोई अति अभ्यास नहीं है। तो पहला संधि तो आपको पता होगा, कभी ना कभी तो पहला विसर्ग संधि कहीं आता है। विसर्ग संधि कब लगता है? विसर्ग बाद कब लगता है? जिसके अंत में विसर्ग चिन्ह हो, यानी ह का चिन्ह हो, है कि नहीं? जैसे स विसर्ग ह, स पढ़ते हैं ना, क्या ये स विसर्ग है कि नहीं है? तो इसको क्या कहेंगे? सह, छह, अतः। ये सब यानी विसर्ग संधि का मुख्य पहले यानी पहले वर्ण में ही आएगा। क्या है? पहले, यानी जैसे संधि में 2 अति होता है ना, अष्टक, एक पहला एक शब्द दूसरा। तो दूसरा में कभी विसर्ग आएगा? आप ही बताओ। दूसरा में कभी विसर्ग से शुरू होता है? दूसरा में विसर्ग शुरू होता है? क्या है ये? हल्ला नहीं करो, क्लास देखो सही, ठीक है? सहजोर, अपी। अब देखिए, क्या कभी भी आप देखें दूसरा पद में विसर्ग आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यहाँ विसर्ग के साथ क्या जुट रहा है? कोई भी स्वर वर्ण आ रहा है, कोई व्यंजन वर्ण आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो उसमें हम 5 एग्जांपल दे देते हैं जिसमें आपको सब हल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सब हल हो जाएगा। और यह हमने बता दिए आपको। जैसे सहज अपी क्या होता है? सो अपी होता है ना? दो जोर गंध, क्या आप दो गंध बोलते हैं? नहीं ना, क्या बोलते हैं? बोलिए, हल्ला नहीं जी। दुर्गंध, बिल्कुल। उसी प्रकार निज और धन को क्या बोलते हैं? आप सब इसमें तो एक्सपर्ट होंगे। निज और धन, जिसके पास धन नहीं है उसे क्या कहते हैं? अच्छा, एक बात, निर्धन इस प्रकार से सही है? बोलिए जल्दी से। निर्धन बिल्कुल सही है, निर्धन। निज और च क्या होगा? निश्चय, बिल्कुल, निश्चय। और इसी प्रकार निज और तार क्या होता है? निस्तार। ये आप समझ गए? यानी ये जो है हमारे 2-4 फैक्ट के आधार पे है। ये यदि याद रखते हैं तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अर्थात संधि यहीं समाप्त होती है। संधि यहीं समाप्त होती है। अब हम जो पढ़ेंगे आगे वो है कारक के बारे में। किसके बारे में? कारक के बारे में, अर्थात शब्द की रचना। क्योंकि संधि से हमने क्या सीख लिए? शब्द समझ गए। शब्द समझे कि नहीं समझे? अब आप बताइए, कोई भी शब्द लिखने में हमको कठिनाई आएगी? कोई भी शब्द बोलिए आप। कोई अशुद्ध नहीं बोलेगा, जैसे कहेगा जगतनाथ, तो जगतनाथ को आप क्या मिला के लिखेगा? जगन्नाथ। शुद्ध बोलिए, बोलिएगा ना? बोलिएगा दिगंबर लिखो, क्या लिखिएगा आप? दिगम दिगंबर। दिगंबर माता जी, दिगंबर, अंबर,
ये पूरा मोहर है। दिगंबर, चलो दिगंबर ठीक है, इसे मोहर हालत होना चाहिए। ठीक है, तो ये जगन्नाथ, दिगंबर, प्रत्याशा, जैसे प्रत्याशा लिखते हैं ना लोग, अभी भी लिखते हैं प्रति आशा, हम यहाँ संधि बोल रहे हैं और बच्चा लिखता है इसी प्रकार प्रत्याशा। क्या होता है? प्रत्याशा। क्या होता है? प्रत्याशा। लिखते हैं सुआगतम, सही बोलेगा सुआगतम। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा ना, बिहार ग्रामीण क्षेत्र में, तो हम बोलेगा सुआगतम। क्या बोलेंगे? सुआगतम। तुम बता, स्वागतम सही होता है या सुआगतम होता है? सुआगतम। शुद्ध शब्द लिखना संधि से ही सीखते हैं, अर्थात क्या होता है? स्वागतम। क्या होता है बाबू? स्वागतम। न्याय क्या कहता है? न्याय क्या कहता है? न्याय दिला दो, नहीं कहता है हमारी ठेठी भाषा। हाँ बिल्कुल, न्याय दिला दो। अब न्याय क्या होता है? नी आय। अब लिखेगा शुद्ध सुन के इस तरह से, क्या न्याय इस तरह से होता है? जब हम पढ़ते हैं क्या होता है? न्याय होता है। क्या होता है? न्याय, है कि नहीं? अब बचपन की भाषा में आप लिखते हैं कर्म। क्या कर्म इस प्रकार लिखते हैं ना, लेकिन शुद्ध क्या होता है? कर्म होता है। कर्म इस तरह लिखते हैं ना, कर्म। अर्थात हम जो संधि पढ़े अभी, ये शुद्धि शब्द के लिए, किसके लिए? शुद्धि शब्द के लिए, कि दो शब्दों को किस प्रकार जो यहाँ तो जुट रहा था वर्ण, लेकिन वर्ण नहीं, संधि अर्थात शब्द को ही जोड़ रहे थे। संधि समझ में आ गया आप सबको? चलिए, आप सबका कितना टाइम हुआ बताइए, कितना टाइम हुआ? तो कारक चिन्ह। अब ये कारक चिन्ह आप सब देख लीजिएगा एक बार, कारक चिन्ह क्या होती है। ऐसे तो हम बता रहे थे संधि के बारे में, संधि जब समाप्त हो गया क्या हम रुक जाए? नहीं रुकेंगे, कारक चिन्ह खत्म हो गया कि हमको क्लास बहुत जल्दी जल्दी करवाना है आप सबको, और छक्के छुड़ाना। छक्के मतलब समझ रहे हैं ना? 485 कम से कम टारगेट तो आना चाहिए, ताकि हम तो त्रुटि एक भी नहीं बताएंगे ना, 15 तो आप पे डिपेंड करेगा। ठीक, अब बोर्ड को भी इतना सम्मान तो देना होगा ना भाई, यदि 500 ले आओगे तो बीएसबी है ना, सीबीएसई तो है नहीं। क्या? बिल्कुल। कारक चिन्ह, अब कारक चिन्ह क्या होती है आपको पता है? शब्द, शब्द की रचना तो अभी सीख लिया आपने। देखिए हिंदी होता तो हिंदी में हम बताते हैं शब्द के कितने प्रकार होते हैं, शब्द की उत्पत्ति कहाँ कहाँ से हुई, उसका क्या नाम पड़ा है। लेकिन संस्कृत में ऐसा कोई चीज नहीं है बस उतना डीप जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारा 10th का एग्जाम होगा इसमें, है कि नहीं? 10th ही ना संस्कृत है, आपका ग्रेजुएशन तो है नहीं, जो ग्रेजुएशन के आधार पर हम पूरा डीप में चले जाए, तो ऊपर ऊपर जो होगी एग्जाम की दृष्टि से उसको हम बताएंगे, ठीक है? तो कारक चिन्ह हमने क्यों रखे? ये कारक चिन्ह जो होती है शब्द को जोड़ने की क्या करता है? हिंदी में जोड़ने का क्या करता है? देखिए, पहले इसको मिटा दिए, कारक चिन्ह। अब ये कारक चिन्ह जो है वैसे होता है कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। ठीक है, देखिए ये कारक चिन्ह होता क्या है? कारक चिन्ह होता क्या है? शब्दों को जोड़ने की क्रिया करते हैं। किसको? शब्दों को। यदि हम यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए शब्द राम, कलम, पत्र, लिख है,
अब ये वाक्य अब क्या स्पष्ट दिख रहा है, क्या है वाक्य? यहाँ शब्द है राम, कलम, पत्र, लिख है। वाक्य नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये कारक चिन्ह जो है, कारक चिन्ह शुद्ध वाक्य को स्पष्ट कर देता है। किसको? शुद्ध वाक्य को। जैसे राम, राम तो यहां दे सकते हैं। कलम, कलम को से लगाएंगे, कलम से किसको? पत्र को लिखता है। देखिए अब यहाँ आपको समझ में आ रहा है, राम कलम से पत्र लिखता, पत्र को लिखता या पत्र लिखता है। ठीक है। जैसे उसने यहां दिए, मान लीजिए उस पढ़ा। अब उस किताब पढ़ा, ये क्या है? उस किताब पढ़ा। क्या आपको ये वाक्य बन रहा है? जैसे दो चीज को जोड़ने के लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ता है हमारे घर, वस्तु के घर पे? फेविक्विक, फेविगम और फेविकॉल, एरनलाइट। बिल्कुल सही बात। उसी प्रकार यहां भी जोड़ने के लिए क्या लगता है? कारक चिन्ह, और इंग्लिश में प्रीपोजिशन। बिल्कुल सही बात। इंग्लिश में जोड़ने के लिए शब्दों को शब्द के साथ जोड़ते हैं प्रीपोजिशन, और संस्कृत में कारक चिन्ह। बिल्कुल सही बात है, कारक चिन्ह ही बोल सकते, लेकिन वास्तव में नहीं। ठीक है। देखिए उसने, ने दे दिए और किताब पढ़ा, ये क्लियर हो रहा है कि उसने किताब पढ़ा। अर्थात कारक चिन्ह वही चीज है जो शब्दों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? शब्दों को। तो शब्द को जोड़ने के आधार पे ये 7 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 7 भागों में। अर्थात कह सकते हैं संस्कृत में कारक के कितने चिन्ह होते हैं, कितने भेद होते हैं? 7। कितने? 7 भेद संस्कृत में। और वही इंग्लिश हिंदी रहता तो हिंदी में 8। कितना? 8। पूछा जाता है एग्जाम में कि कारक के कितने चिन्ह होते हैं हिंदी में? हिंदी में 8 होते हैं और संस्कृत में 7 होते हैं। याद रखिएगा। एक जो होता है संबोधन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बाबू? संबोधन। क्या कहते हैं? संबोधन। इस प्रकार से ये इतना का चिन्ह होता है। अब ये चिन्ह क्या होता है हम लिख दे। देखिए कर्ता जो होते हैं, कर्ता के साथ दो ही आता चिन्ह, या तो ने आ सकता है या तो कुछ नहीं आएगा। ने या कुछ नहीं। जैसे यहां देखिए उसने, यहां ने देना अनिवार्य था, नहीं तो उस किताब पढ़ा, उस किताब पढ़ा। देखिए है नहीं है। लेकिन राम ने कलम से पत्र लिखता है, ये राम ने जैसे ही लिख दिया, ये तो और लग रहा है, इसलिए वहां पे सुन रखना पड़ा। क्या रखना? सुन। अब कर्म के साथ भी दिए को या तो सुन, कर्म के साथ सुन या तो को। यानी कहने का मतलब ये भी, जैसे यहाँ पे पत्र को दे दी तो और लग रहा है, अलग लग रहा है कि राम कलम से पत्र को लिखता है, को नहीं, राम कलम से पत्र लिखता है, शुद्ध वाक्य है ना। को देना तो आज बनता नहीं है। उसी प्रकार अब करण, करण से होता है या तो द्वारा भी होता है, से या तो द्वारा। ठीक है। अब करण से द्वारा ये क्या है? अब ये जो होती है से 2 जगह आता है। एक आता है करण और एक आता है आपादान। अब आपादान में जो होता है से, ये होता है जुदाई।